नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक प्रयास में। तो दोस्तों, आज हम महादेवी वर्मा जी की कृति मेरा परिवार से एक छोटी सी कहानी गिल्लू करेंगे। कहानी क्या, आप इसे संस्मरण भी कह सकते हैं, क्योंकि यह महादेवी जी की निजी जीवन की असल घटना पर आधारित है। मेरा परिवार महादेवी जी की एक किताब है, एक संग्रह है जो कि वर्ष 1971 में लिखी गई। इसमें उन्होंने उन पालतू पशु पक्षियों के विषय में बताया है जो कि उन्होंने खुद अपने घर में पाले थे और वह सभी महादेवी जी के परिवार के सदस्य की तरह थे। इस मेरा परिवार संग्रह में उन्होंने 7 पशु पक्षियों के विषय में बताया है जो क्रमानुसार इस प्रकार से हैं। मेरा परिवार में सबसे पहले नीलकंठ मतलब कि मोर और राधा मोरनी के विषय में बताया गया है। फिर इस संग्रह का दूसरा पालतू पशु गिल्लू मतलब कि गिलहरी है। तीसरा पात्र हिरण, चौथा दुर्मुख खरगोश, पांचवा गौरा गाय, छठा नीलू कुत्ता और सातवां निक्की नेवला, रोजी कुतिया, रानी घोड़ी। ये तीनों उनके पिता के यहाँ रहते थे। ये उनके बचपन की कहानी है, उनके बचपन का संस्मरण है। चलिए, गिल्लू कहानी शुरू करने से पहले हम 2 मिनट में थोड़ा सा महादेवी जी के विषय में जान लेते हैं। 26 मार्च 1907 होली का दिन था। इसी दिन 200 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद लड़की पैदा हुई। 7 पीढ़ी के बाद लड़की के जन्म से उनके बाबा मतलब कि दादा बाके बिहारी खुशी से झूम उठे और उन्हें घर की देवी महादेवी बुलाने लगे। तत्कालीन समय में बाल विवाह का प्रचलन था, तो महादेवी जी का विवाह 7 वर्ष की आयु में अर्थात वर्ष 1914 में डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया। निजी जीवन में महादेवी जी महात्मा बुद्ध से बहुत प्रभावित थीं। महादेवी जी की कविताओं में बुद्ध का सूत्र जीवन दुख का मूल है सदा प्रतिबिंबित होता है। महादेवी जी देश के लिए कुछ करना चाहती थीं। इसके लिए वह महात्मा गांधी जी से भी मिली तो गांधी जी ने कहा, यह जरूरी नहीं कि सड़क पर उतरकर आंदोलन करके ही देश और समाज सेवा करें। आप साहित्य से समाज को ऊपर उठाएं और मूल्यवान बनाइए। फिर महादेवी जी ने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य सृजना में लगा दिया। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है और होली इनका प्रिय त्यौहार है। पशु पक्षियों से इन्हें इतना प्यार था कि अनेक पशु पक्षी इनके घर में ही रहते थे। उनका नाम रखा जाता और लाड दुलार किया जाता। यह सभी एक परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे, जैसे गिल्लू, गौरा, सोना, नीलू इत्यादि। महादेवी जब काशी महिला विद्यापीठ में थीं, तब वह क्रांतिकारियों के संपर्क में थीं। कई बार उन्होंने क्रांतिकारियों को अपने परिसर में सभा करने की जगह भी दी, परंतु स्वयं कभी प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ की पहली प्रिंसिपल और बाद में वाइस चांसलर बनी। प्रयाग महिला विद्यापीठ द्वारा 1933 में देश का पहला कवित्री सम्मेलन भी इन्होंने ही करवाया था और इसकी अध्यक्षता सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया था। महादेवी वर्मा जी को वर्ष 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1988 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं और श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र इत्यादि महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं आज की कहानी गिल्लू। सोनजोही में आज एक पीली कली लगी है। उसे देखकर महादेवी जी को अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, अर्थात गिल्लू की याद आ गई, जो इस सघन हरितिमा मतलब कि घनी हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर गिल्लू महादेवी जी के कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। तब महादेवी जी को कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। परंतु वह तो इस सोनजोही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। इस लाइन को पढ़ने पर लगता है कि महादेवी जी पुनर्जन्म में विश्वास रखती थीं और
बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे आकर उन्होंने देखा कि दो कौवे गमले के चारों ओर चोंच से छुआ छुएल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतरित होना पड़ता है। वर्तमान समय में भी जब पितरों का श्राद्ध किया जाता है तो कुछ लोगों की यही मानकर चलते हैं कि हमारे पुरखे इन्हीं काक के रूप में आते हैं और जब घर पर कोई मेहमान या गेस्ट आने वाले होते हैं तो यही काक काँव काँव करके बताते हैं। महादेवी जी ने देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा घोंसले से गिर पड़ा है और उसे कौवे ने दो चोंच भी मार दी है, क्योंकि वह उसे अपना सुलभ आहार मान रहे थे। फिर महादेवी जी ने उस गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले आती हैं और रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाती हैं। इसके बाद रुई की पतली बत्ती बनाकर दूध में भिगोकर उसके मुंह में लगाया, पर उसका कोई लाभ न हुआ, क्योंकि सारा दूध मुंह के दोनों ओर से नीचे ढुलक गया। कई घंटे बाद पानी की एक बूंद उसके मुंह में टपकाया जा सका और तीसरे दिन वह बिल्कुल अच्छा हो गया। अब लेखिका ने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया, अर्थात उसका नामकरण कर दिया गया और उसका नाम रखा गया गिल्लू। अब सब उसे गिल्लू कहकर ही बुलाते थे। जैसे कि आप अपने घर में डॉगी का नाम रख देते हैं और फिर उसे उसी नाम से बुलाते हैं, ठीक इसी प्रकार से महादेवी जी ने भी किया। उन्होंने गिल्लू के रहने के लिए एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। यही 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। गिल्लू कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता और समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। लेखिका जब लिखने बैठती तब वह अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक कि लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। फिर वह गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार से रख देती कि अगले 2 पंजे और सिर ही बाहर दिखाई देता था, बाकी सारा शरीर लिफाफे में बंद रहता था। अब वह अपनी चमकीली आंखों से सारा कार्यकलाप देखा करता और भूख लगने पर चिक चिक करके भोजन मांगता था। अब गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आ गया था। नीम चमेली की गंध लेखिका के कमरे में आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका को लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। फिर उन्होंने जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाकर सचमुच मुक्ति की सांस ली। महादेवी जी जैसे ही कॉलेज से वापस घर आती और अपने कमरे में कदम रखती, तभी गिल्लू भी बाहर से खिड़की के रास्ते कमरे में आ जाता और लेखिका के सिर से पैर तक दौड़ने लगता। जैसे कि आपके घर में डॉगी करता है, ठीक उसी प्रकार से गिल्लू भी करता था। गिल्लू लेखिका को चौंकाने के लिए, डराने के लिए कभी फूलों में, कभी पर्दों की चुन्नट में, तो कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। लेखिका ने बहुत से पशु पक्षी पाले थे, उनका लेखिका से बहुत लगाव भी था, पर लेखिका की थाली में खाने की हिम्मत किसी की न हुई। पर गिल्लू अपवाद था, वह लेखिका के साथ उनकी थाली में ही खाना खाता था। आपने भी अपने घर में कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश, तोता इत्यादि पाला ही होगा, तो क्या वह आपकी थाली में खाते हैं? जब वह आपके परिवार के सदस्य बन गए हैं, आप भी उसे फैमिली मेम्बर मानते हो, तो क्या उसे अपनी थाली में खिलाना चाहिए? एक बार लेखिका को कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा, क्योंकि वह मोटर दुर्घटना में आहत हो गई थी, मतलब कि एक एक्सीडेंट में घायल हो गई थी, चोट लग गई थी और
अस्पताल में रहना पड़ा। पड़ोस के लोग आते गिल्लू को काजू दे जाते। वह अस्पताल से वापस आई और गिल्लू के झूले की सफाई की तो उसमें से काजू निकले। तो लेखिका को पता चला कि वह इस बीच में अपना प्रिय खाद्य फेवरेट फूड भी भरपेट नहीं खाता था। लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से महादेवी के सिर के बालों को होले होले से सहलाता रहता था। उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। अब गिल्लू महादेवी जी को छोड़कर ना बाहर जाता, ना ही अपने झूले में बैठता। वह लेखिका के निकट ही रहता था और गर्मी से बचने के लिए सुराही पर लेट जाता था। क्यों? क्योंकि वह ठंडा होता है। गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अब गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया था। वह दिन भर न खाया न ही बाहर गया। रात में अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि महादेवी जी ने हीटर जलाया और उसे गर्मी देने की कोशिश की, परंतु प्रभात की पहली किरण के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। महादेवी जी ने गिल्लू का झूला उतार कर रख दिया, खिड़की की जाली बंद कर दी और सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी, क्योंकि वह लता उसे बहुत प्रिय थी। तो यह थी गिल्लू की कहानी। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, गिलहरियों की जीवन की अवधि कितने वर्ष की होती है? उत्तर, गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष की होती है। प्रश्न 2, गिल्लू नामक पाठ महादेवी की किस कृति से लिया गया है? उत्तर, गिल्लू नामक पाठ महादेवी की कृति मेरा परिवार से लिया गया है। प्रश्न 3, गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई? उत्तर, सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई। प्रश्न 4, गिल्लू कहानी किसकी रचना है? उत्तर, गिल्लू कहानी महादेवी वर्मा की रचना है। प्रश्न 5, घायल गिल्लू का इलाज कैसे किया गया? उत्तर, पेंसिलिन का मरहम लगाकर। प्रश्न 6, गिल्लू के किन व्यवहारों से पता चलता है कि वह समझदार प्राणी था? उत्तर, गिल्लू के व्यवहार से पता चलता है कि वह एक समझदार प्राणी था। भूख लगने पर चिक चिक करके सूचना देता था। वह लेखिका के साथ बैठकर उनकी थाली से एक एक चावल लेकर खाता था। गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए सुराही पर लेट जाता था। जब लेखिका अस्पताल से वापस आई तो वह सिरहाने बैठकर उनके सिर को सहलाता था। प्रश्न 7, लेखिका ने कौवे को समादरित, अनादरित, अति सम्मानित तथा अति अवमानित क्यों कहा है? उत्तर, पितृपक्ष में कौवे का महत्व बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त किसी प्रियजन के आने की सूचना अपने कर्कश स्वर में देता है, इसलिए यह समादरित और अति सम्मानित है। हम कौवे को काँव काँव करने का अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं, इसलिए अनादरित और अवमानित है। तो यह थी हमारी आज की कहानी गिल्लू, जिसमें हमने गिल्लू कहानी के साथ साथ महादेवी वर्मा का जीवन परिचय और उनके चौथे संग्रह मेरा परिवार के विषय में भी चर्चा की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।